बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्शन रिसर्च टूल किट वर्कशॉप वेनेसडे अप्रैल 30। आज हमारी वर्कशॉप का डे 11 है और उम्मीद है वक्त के साथ साथ काफ़ी सारे आप लोग के मिसकंसेप्शंस दूर हो गए होंगे। कल की जो हमारी वर्कशॉप थी उसका कल का जो दिन था उसमें एक बड़ा जो चीज़ हमने लर्न की थी वो थी जेटेरो। कि जेटोरे के ज़रिए से वो आप अपने रेफरेंसेस को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हमने इस बात को वाजे किया था कि जोटेरो का काम आपके लिए पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना नहीं है या आपकी पीडीएफ फाइल्स को मैनेज करना नहीं है। उसका बुनियादी काम आपके रेफरेंसेस को मैनेज करना है कि आपके पास जितना कंटेंट जितना चीज़ें आप जमा करते जा रहे हैं उसको वो मैनेज कर रहा है। आप लोगों ने अभी देखा कि अगर आप लोग 10-20 रिसर्च पेपर भी पढ़ते हैं तो उनको मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता है। आपने पेपर पढ़ा, उस पेपर को पढ़ने के बाद आपने जो है उसको सेव किया वो शीट के अंदर, डॉक्यूमेंट को आपने सेव किया किसी फोल्डर के अंदर, सारा आपने डाउनलोड किया, लंबी कहानी है। और उसके बाद जब आप उसको लिखने के लिए बैठ रहे हैं तो लिखने के वक्त उसके बाद आपको फिर नए मसाइल का सामना करना पड़ रहा है कि लिखते वक्त आपको जो है मतलब एपीए स्टाइल यूज करना है या शिकागो स्टाइल यूज करना है, कैसे डालना है, क्या डालना है, ये सारे आपको इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है। तो जोटेरो जो है ये एक ऐसा टूल है जो आपकी रेफरेंस मैनेजमेंट को आसान बनाता है। यहाँ पे रिकैप देते हुए बुशरा ने कहा कि सर ने कहा था कि जोटेरो के ऊपर भरोसा मत करना। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने ये कहा था कि जोटेरो जो है वो उस वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करता है, एब्स्ट्रैक्ट वहीं से लेता है, ऑथर भी वहीं से लेता है, उसके अपने पास कोई डेटाबेस नहीं है। जिस वेबसाइट पे जाके आप जोटेरो के बटन पे क्लिक करते हैं ब्राउजर के अंदर, वो उस पेज में से जितना डेटा उठा सकते उठाने की कोशिश करता है। लेकिन बाज दफा वेबसाइट से डेटा उठाने में उसकी गलती हो जाती है, बाज दफा वेबसाइट सही पैटर्न पे नहीं बनी होती। ठीक है, उस नहीं ना बनने की वजह से राफे तुम आगे जाओ, हबीब इधर आके बैठो, आगे जाओ। तो इसकी वजह से डेटा सही ना होने की वजह से बाज दफा रेफरेंस गलत हो जाता है। ठीक है, वरना जोटेरो अपना काम तो सही कर रहा है, लेकिन अगर आपने उसको डेटा ही गलत दिया, गार्बेज डालोगे तो गार्बेज ही बाहर निकलेगा, डेटा ही गलत डालोगे तो डेटा ही गलत बाहर उसमें से निकलेगा। ठीक है, तो ये अब मकसद था हमारी बात का कि आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि आप लोग जब उसमें जोटेरो के रेफरेंसेस वगैरह को यूज कर रहे हैं तो आप लोगों ने इस चीज को देखना है कि आपके रेफरेंसेस सारे सही हैं। मतलब आंख बंद करके ट्रस्ट ना करें, खुद भी देख लें कि फॉर एग्जाम्पल टाइटल जो है वो अपर केस में तो नहीं है, ऑथर का नाम गलत तो नहीं है, जीओआई उसने गलत तो रीड नहीं कर लिया, पब्लिशिंग ईयर तो गलत नहीं है। आपको उसको थोड़ा सा क्रॉस चेक करना चाहिए। अक्सर ये सही काम करता है, कभी कभार गलती हो सकती है। ठीक है, ये वाली बात। उसके बाद फिर हमने एमएस वर्ड के अंदर जाके अपने टेम्पलेट के हर सेक्शन को डिटेल में डिस्कस करना शुरू किया था कि उसमें आपने लिखना क्या है। और आज भी हम इसी डिस्कशन को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे कि किस सेक्शन में आपने क्या लिखना है। मैं ये समझता हूं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे बच्चों को आता है वो आता है कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ये रिसर्च क्वेश्चन क्या है, ये ऑब्जेक्टिव किस बला का नाम है। और फिर जब आपसे कहा जाता है कि रिसर्च प्रपोजल लिखना है तो रिसर्च प्रपोजल में बुनियादी तौर पर होता क्या है, यही होता है ऑब्जेक्टिव लिखनी है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखना है, आपके रिसर्च क्वेश्चन लिखने हैं। लेकिन जब हमारे अपने जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि हमने उस बारे में बात क्या करनी है या हमने लिखना क्या है तो हम कैसे इसको लिख सकेंगे। ठीक है, आज के दिन हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि हम दोबारा एक बार फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट और आपका इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चन, इन तीनों के फर्क को समझें। ठीक है, डेलिमिटेशन क्या होती है, हुदूद अरबा की जो हम बात करें तो हुदूद से हमारी क्या मुराद है, और फिर दूसरी बात करें कि हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं। देखो, एक मैं तुम लोग को इंट्रोडक्शन देता हूं कि वक्त के साथ साथ मसरूफियत में इजाफा होता जा रहा है। ठीक है, और कॉलेज के अंदर भी कामों में इजाफा होता जा रहा है, गर्मी बढ़ते जा रही है, कराची की सड़कों का बुरा हाल हो गया है, घर पहुंचो तो घर जाके पानी नहीं है, तो बिजली नहीं है, तो गैस नहीं है, दसियों किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ा है। फिर घर की भी जिम्मेदारी है, जॉब की भी जिम्मेदारियां, और अपनी पढ़ाई भी चल रही है। तो मैं ये नोट कर रहा हूँ कि मेरी एनर्जी वो नहीं है जो पहले मेरी एनर्जी होती थी। मैं उतना एक्टिव नहीं हूँ जितना पहले रह पाता था, और ये नेचुरल सी बात है, वक्त के साथ साथ आपकी एनर्जी लेवल अप एंड डाउन होता रहता है। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। यहाँ पे मैंने आपकी बात शुरू की, पीछे पूरी तमहीद बांधी कि भाई हो क्या रहा है, ओके, मसला क्या चल रहा है। पहले मैंने मसलों के हवाले से बात की। मैंने ये बात की कि वक्त के साथ साथ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एक वक्त में बहुत सारे काम मैनेज करें। आपने पढ़ाना भी है, आपने लेक्चर भी देना है, साथ में आपने एडमिनिस्ट्रेशन के काम भी देखने हैं, आपसे उम्मीदें ज्यादा रखी जा रही है। जैसे जैसे जिंदगी के अंदर हमारी सहूलतों का इजाफा होता जा रहा है, हमसे उम्मीदें भी उतनी ही बढ़ती चली जा रही है। एक जमाने में मैट्रिक करना काफी था, आज आप पीएचडी किए बगैर गुजारा नहीं है। और जिन्होंने पीएचडी की हुई है वो कहाँ पहुंच रहे हैं, पोस्ट डॉक्टरेट की बात कर रहे हैं। तो वक्त के साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इजाफा हो रहा है। ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन।
कि मैंने यहाँ पे बात की कि भाई पीछे पस मंजर क्या है, बात क्या चल रही है, कुछ कराची के हालात की बात की, कुछ अपनी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की, कुछ घर के हालात की बात की। अब आगे चल के मैंने बताना शुरू किया कि असल इशू क्या है। ठीक है, बात तो देखो बहुत सारी हुई, कराची के हालात की बात हुई, मेरी हेल्थ की बात हुई, मेरी जॉब की बात हुई, लेकिन अब मैं बात ये करना चाह रहा हूँ असल इशू के ऊपर, असल मद्दुए के ऊपर आ रहा हूँ। असल मद्दुआ है जो असल बात है उसके ऊपर आ रहा हूँ। असल जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ उसकी डिस्क्रिप्शन को कहते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब यहाँ पे मैंने बताया कि भाई जब तक दोपहर 12 बजे तक 1 बजे तक मैं काफी थक जाता हूँ और मेरे जो है काम करने की इतनी हिम्मत नहीं रह पाती, या मैं अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, मैं फटीक हो जाता हूँ। ठीक, और जिसकी वजह से जो मेरी परफॉर्मेंस के ऊपर फर्क पड़ रहा है। मैं पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, लेकिन जब मेरा जहनी काम नहीं करेगा तो मैं पढ़ूंगा किस तरह से। ठीक है, अब देखो पहले इंट्रोडक्शन में क्या था, वहां पे किन किन बातों का जिक्र था जल्लाश्ता, फातिमा, कराची के हालात हो गए, हेल्थ का हो गया, एज की बात कर ली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर ली। अब मैं आगे असल बात पे, यार दोपहर 12 बजे तक ना मेरी हालत खराब हो जाती है। मैं सुबह 5 बजे से उठा हुआ होता हूँ, 12 बजे पहुंचते पहुंचते मैं बहुत ज्यादा थक चुका होता हूँ। दोनों बातों में फर्क नजर आया। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर तो अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर रहे हो। अमूमन ये जुमला, इसके अंदर सवाल नहीं होता, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, जैसे एक होता है कि यार आसमान का क्या रंग है, ये क्या चीज है, सवाल है। यार आसमान बड़ा खूबसूरत लग रहा है, ये स्टेटमेंट नहीं कहलाती है, वो कहलाता है यार एक और चीज होती है, एक्सक्लेमेशन है। ठीक है, गुड। यहाँ पे हम कहेंगे आसमान का रंग नीला है, ये मैं खबर दे रहा हूँ, बात समझा रहा हूँ। ठीक है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। तो आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी जो होती है, इसके अंदर आप डिक्लेयर कर रहे होते हैं कि भाई मैं असल मसला क्या बयान करना चाह रहा हूँ। जैसे आपकी एप्लीकेशन होती है, तो आप लोग एप्लीकेशन के अंदर एक पैराग्राफ के अंदर ही अपनी बात बताते हैं कि जी मेरी बहन की शादी है या मेरी हेल्थ का इशू है जिसकी वजह से फला फला दिन की मुझे लीव चाहिए। मेन पॉइंट आपने वहां पे बयान कर दिया, ये हो गया आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब हमने बात की कि अगर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो फिर ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव के अंदर हम क्या बात कर रहे होते हैं, क्या चीज, गुड पॉइंट। ऑब्जेक्टिव के अंदर हम ये बताते हैं कि यार हम इस स्टडी के जरिए से अचीव क्या करना चाहते हैं। प्रॉब्लम पहले आइए, प्रॉब्लम के अंदर बताया मसला क्या है। अब हमने अपनी ऑब्जेक्टिव के जरिए से बताया कि हम अचीव क्या करना चाहते हैं। ठीक है, मेरा मकसद ये है कि मेरी एनर्जी लेवल जो है वो दोपहर में भी उतना ही हो जितना सुबह में है। मेरा एनर्जी क्या ये कि मेरी प्रोडक्टिविटी उतनी ही हो जितनी मेरी सुबह के वक्त होती है, मैं अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल को बरकरार रख सकूं। ये हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव। मैंने पहले बात की कि प्रॉब्लम क्या है, अब मैंने बात की कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं चाहता क्या हूं, मैं अचीव क्या करना चाहता हूँ, मकसद क्या है, कहना कहते हैं ना, कहना क्या चाह रहे हो। ठीक है, मकसद क्या तुम्हारा। तो ये जो चीजें आई किसके अंदर, ऑब्जेक्टिव के अंदर। दोनों बातों का फर्क समझ में आया। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर अपनी असल इंट्रोडक्शन में पूरी लंबी चौड़ी कहानी की आपने, फॉर एग्जांपल एजुकेशन की बात करें, ADHD, कोविड वगैरह सब चीजें आ जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर आप बात करोगे भाई हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इसके बारे में बात करें। ऑब्जेक्टिव में अब हमने बात की कि हमारा मकसद क्या है। देखो बात करने की टोन चेंज हो गई, हमारा मकसद क्या। आप देखो मकसद बता रहे हैं, मेरा मकसद ये है कि मेरी एनर्जी लेवल जो है वो ज्यादा हो। ठीक है, मैं जो हूँ प्रोडक्टिव रहूं। ठीक है, और मेरी फटीक इतना ना हो, मेरी एनर्जी लेवल बरकरार रहे, ये मेरा हो गया ऑब्जेक्टिव। अब कोई बताएगा रिसर्च क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, युमना। रिसर्च क्वेश्चन के अंदर देखो इसी जुमले में समझ में आ रहा है कि रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है, सवाल की सूरत में। हम सवाल की सूरत में बात को डिफाइन कर रहे होते हैं कि भाई हम करना क्या चाह रहे हैं। सवाल क्या है, जिस सवाल का हम लोग जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। हाइपोथेसिस पढ़ा है, ठीक है। देखो ये इन तमाम बातों का ताल्लुक क्या है, रिसर्च क्वेश्चन से। अब अपनी उस ऑब्जेक्टिव को हम सवाल के फॉर्म में लेकर आकर वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि चाह क्या रहे हैं। किसी ने कहा सर मेरे रिसर्च पेपर में, मेरे थीसिस में कितने रिसर्च क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो रिसर्च क्वेश्चन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तुम्हारे ऊपर है। जो हम लोग फॉर्मल रिसर्च कर रहे होते हैं उसमें हम लोग अमूमन कोशिश करते हैं कि 2 से ऊपर ना जाए। 2 से ऊपर जाना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। ठीक है, एक्शन रिसर्च के अंदर भी आप लोग 2 से कहीं महदूद रहने की कोशिश करें, क्योंकि जितने रिसर्च क्वेश्चन होंगे उतने ही आपके कंक्लूजन भी होने चाहिए। आपसे पूछा जाएगा हाँ जी आपका ये जो सवाल था आपने इसका जवाब क्या मालूम किया, आपने जो ये काम किया था, जो आपका ये दूसरा रिसर्च क्वेश्चन था इसमें क्या किया। अब अगर आपने 5 सवाल लिखे हुए, आपने कहा मैं बच्चे की एंगेजमेंट भी चेक कर रही हूँ, बच्चे का इंटरेस्ट भी चेक कर रही हूँ, बच्चे की कॉम्पिटेंसी भी चेक कर रही हूँ, हाँ जी, अब आपसे हर चीज का डेटा मांगा जाएगा, आपके लिए काम फैल जाएगा। आप बस 2 से ज्यादा आगे ना बढ़े, मशवरा मेरा आपको ये है। ठीक है, लेकिन वंस अगेन आपका सुपरवाइजर आपका किंग है, उसकी मर्जी, वो जो चाहे कहे, वो जो कह रहा है आपने उसकी बात को फॉलो करना है। अब देखो रिसर्च क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हम बात कर रहे थे, थकन की बात कर रहे थे ना, थक गए हैं, कराची के हालात ऐसे हैं। फिर हमने बात किया मेरा मकसद ये कि मेरी थकन कम हो जाए।
मैं दोपहर में भी उतना ही एनर्जेटिक हूँ, मेरी एनर्जी या मेरी प्रोडक्टिविटी उतनी हो जितनी मेरी सुबह के वक्त में होती है, मेरा वक्त ज़ाया ना हो, मैं प्रोडक्टिव रह के काम कर सकूँ। अब देखो रिसर्च क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रिसर्च क्वेश्चन के अंदर हमने इसी बात को थोड़ा सा किस तरह से किया, मैं अपनी डाइट के अंदर वो क्या तब्दीलियां ला सकता हूँ जिनके जरिए से मैं अपनी मतलब एनर्जी लेवल को चेंज करूँ। मैंने नोट किया, फॉर एग्जांपल ऐसी मिसाल है, बता समझाने के लिए बता रहा हूँ कि शुगर ज्यादा इस्तेमाल करें तो उससे आपकी एनर्जी लेवल जो है, लेजीनेस आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा इस्तेमाल करें, रोटी चावल ज्यादा करें तो आपकी एनर्जी लेवल पर फर्क पड़ता है, प्रोटीन से ऐसा नहीं होता। अगर मैं सुबह के वक्त वर्जिश करूं तो उससे मेरे फिटनेस लेवल पे क्या फर्क पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर जो है मैं रोजाना जो है 8 घंटे की नींद पूरी करूं, पूरा जिस्म को रेस्ट दूं, तो मेरी प्रोडक्टिविटी के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। देखो अब बात क्या हो गई, पीछे जाके देखो दोबारा, ऑब्जेक्टिव पे तवज्जो दो। ऑब्जेक्टिव क्या था, मकसद क्या है। रिसर्च क्वेश्चन के उल्टा क्या रिसर्च, देखो ऑब्जेक्टिव में कोई सोने की बात हो रही है, डाइट की बात हो रही है, नहीं। क्या इसके अंदर आपको फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज की बात नजर आ रही है, नहीं हो रही। लेकिन रिसर्च क्वेश्चन के अंदर बात हो गई। रिसर्च क्वेश्चन के अंदर जाके हम पूछ रहे हैं कि हाँ भाई इस वेरिएबल से क्या फर्क पड़ता है, डाइट से मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, स्लीप के वेरिएबल से मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, एक्सरसाइज के लेवल से, एक्सरसाइज के इसमें क्या फर्क पड़ रहा है। बात समझ में आई। अब इसकी डेलिमिटेशन क्या होगी, इसकी हदूद क्या है। मैं रिसर्च के अंदर ये बात कंसिडर नहीं कर रहा कि अगर मैं अपना कोई टीचिंग असिस्टेंट रख लूं तो क्या होगा। मैं इसमें यह बात नहीं रख रहा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं काम करना मैं जो है वेकेशन पे चले जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। मैं अगर इस पर नहीं कर रहा कि मैं अपने जॉब लोड को कम करने की बात करूं, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। मैंने बताया कि मैं इन चीजों को कंसिडर नहीं कर रहा, मेरी रिसर्च के अंदर ये चीजें शामिल नहीं है। आप लोग जब वाइवा में जाएंगे तो वाइवा में भी आपसे पूछा जाता है कि आपने फला चीज पे क्यों नहीं काम किया, तो आपने घबराना नहीं, आपने क्या कहना है कि ये आउट ऑफ स्कोप था। मैंने रिसर्च के ऊपर इस चीज को मेरे डेलिमिटेशन के अंदर शामिल था कि मैं इन चीजों के ऊपर, इन टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। बात समझ में आई, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा खैर डेलिमिटेशन की भी स्लाइड थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि हम सिर्फ बात कर रहे हैं अपनी डाइट की बात कर रहे हैं, स्लीप की बात कर रहे हैं, स्लीप ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, हम दूसरे मेडिकल कंडीशंस की फॉर एग्जांपल बात नहीं कर रहे। क्या पता मेरे साथ खुदा मतलब किसी के साथ भी खुदा ना खास्ता कोई जो है इशू चल रहा है, मेडिकल इशू है जिसकी वजह से थक ज्यादा रहा है, क्या पता उसका स्ट्रेस ज्यादा है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा, ठीक है। क्या पता जो है एक्सरसाइज कौन सी वाली एक्सरसाइज करनी है। हम इन तमाम बातों के बारे में बात नहीं कर रहे, हम दोस्तियों की बात नहीं कर रहे कि यार क्या पता तुम्हारा ऑफिस का माहौल ऐसा है जिसकी वजह से तुम ज्यादा स्ट्रेस में हो। बाज़ दफा टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट होता है, नेगेटिव लोग होते हैं जिनकी वजह से आप बहुत ज्यादा थक रहे होते हैं। तो हम इन चीजों की बात नहीं कर रहे, ये चीजें हमारी रिसर्च के अंदर शामिल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दोबारा हम एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये एग्जाम्पल भी हमारी डेली लाइफ के अंदर है। हाँ जी, वक्त के साथ साथ अखराजात के अंदर इजाफा होता जा रहा है। कुर्बानी के जानवर जो पहले 70-80 हज़ार के मिल जाते थे, अब 2-3 लाख से कम की तो कोई बात ही नहीं होती, ठीक है। और इसी तरीके से बच्चों की स्कूल की फीस भी बहुत बढ़ गई है, पेट्रोल का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम पहले 5-6 रुपए के किराए में अब आना जाना करते थे, अब जो है आई डोंट नो 40-50 रुपए मेरे ख्याल में चल रहा है, सही है, ठीक है। अखराजात बढ़ गए, बिजली आपकी एक्सपेंसिव हो गई है और ये सारे इशूज चल रहे हैं, ठीक है। अखराजात हमारे लिए कंट्रोल करना प्रॉब्लमेटिक है। डॉलर की प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं है, डॉलर आपका बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है, चीजें आपको महंगी मिल रही है। मेडिकल केयर जो था वो प्राइवेटाइज हो चुका है, एजुकेशन प्राइवेटाइज हो चुकी है, हमारे खर्चे बढ़ गए। ये चीजें आपके ख्याल में कौन सी गुफ्तगू हो रही है। मेरे ख्याल में तो इंट्रोडक्शन में आ रहा है कि यहाँ पे मैंने कोई स्पेसिफिक बात नहीं की, मैं तो बस एक अपना दुखड़ा रो रहा हूँ, जनरल बात करो कि भाई गुजारा नहीं हो रहा, ठीक है। बहुत सारे इशूज की बात करो तो ये कहाँ पे आ रहा है, इंट्रोडक्शन के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब हमने उसी बात को हमने डिस्क्राइब किया, उस बात को महदूद करने की कोशिश की कि भाई अर्निंग के बावजूद हमारे पास महीने के आखिर में बहुत कम पैसा बच चुका होता है किसी इमरजेंसी के लिए या किसी फ्यूचर गोल पे काम करने के लिए। अब ये एग्जाम्पल थोड़े से काम की इस एतबार से है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप लोग इस टेक्निक को इस्तेमाल करें सिर्फ और सिर्फ अपने रिसर्च के अंदर। अगर आप लोग गौर करो कि बाज़ दफ़ा घर के मसाइल जब हम हल करने बैठते हैं तो दुनिया जहाँ की बातें हो रही होती हैं, हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हमारे घर के इशूज कभी रिजॉल्व ही नहीं होते। बात क्या होती है कि हम किसी भी इशू को लिमिट नहीं कर रहे होते, हम 10 इशूज को एक साथ शुरू कर देते हैं। कल कल आप लोग इंशाल्लाह ताला स्कूल पे जाओगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काम करोगे तो वहां भी आपको नजर आएगा कि बातें इतनी बढ़ती चली जाती हैं कि इशू रिजॉल्व ही नहीं हो रहा होता। तो भाई वहां पे भी ये वाली टेक्निक इस्तेमाल हो सकती है कि बात को महदूद करो, एक स्पेसिफिक इशू के ऊपर फोकस करो और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करो। अगर 10 इशूज को रिजॉल्व करने बैठ जाओगे, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कॉलेज के क्या मामला है, आपने कहा जी कॉलेज का करिकुलम भी जो है वो आउट ऑफ डेट है। आपने कहा जी आपके असेसमेंट में इशू आ रहा है, हमें जो है स्मार्ट बोर्ड चाहिए, क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड हो,
हमारे बच्चे जो होते हैं वो गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई, अब हर क्लासरूम में एसी होना चाहिए, अब हमारे क्लास में साउंड सिस्टम, अब बातें इतनी फैलती जा रही है कुछ भी नहीं हो पाएगा। आपने इशूज को रिजॉल्व किया, ओके जी, इस फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स के कॉमन रूम के अंदर ये मसला, चलो ठीक है हमने इस इशू को रिजॉल्व कर दिया, कुछ तो अचीव कर लिया। लेकिन अगर आप 10 बातें करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी मसला हल नहीं कर पाएंगे। यही वाली चीज आपको अपनी रिसर्च में भी करनी है, और ये वो चीज है जो आपके डेली लाइफ के अंदर, रेगुलर लाइफ के अंदर भी आपके काम आएगी। तो पहले तो हमने दुनिया जहाँ के मसले ढो लिए कि भाई ये मसला, ये मसला, ये मसला, फिर आगे जाके हमने अपने स्पेसिफिक प्रॉब्लम की बात की कि डिस्पाइट अर्निंग अ डिसेंट इनकम, मैं जो हूँ मेरा खर्चा नहीं हो रहा, महीने के आखिर में मेरे पास पैसा इतना नहीं बचता, इमरजेंसी के लिए पैसा नहीं बचता, मैं जो अपना हाउस परचेज नहीं कर पा रहा, मैं अपनी कार परचेज नहीं कर पा रहा, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जी मेरा फाइनेंशियली जो है मैं स्ट्रगल करने पे मजबूर हूँ, हालांकि मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ। प्रॉब्लम डिस्क्राइब कर दी मैंने, ये क्या बन गया आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब कोई मुझे इसका ऑब्जेक्टिव बताएगा? खतीजा जोर से बोलो। ओके ठीक है, और कोई? राफिया, राफिया नाम है ना जी, इरशाद। ऑब्जेक्टिव बता रही हो, ऑब्जेक्टिव तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव पूरा जुमला सोच के बताओ, जल्दी नहीं, आराम से ऑब्जेक्टिव बताओ, तुम मकसद बता रही हो करना क्या है, हम चाहते क्या है। हाँ बोलो, दोबारा बोलो, ये ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा। ओके, और कोई? हफ्सा, हफ्सा कामरान। हिना, यार तुम लोग कैसे लिखोगे? ओके खतीजा आपको हो गया, आप बोल, क्या बोल रही है? ऑब्जेक्टिव का जुमला पूरा बताओ ना, ऑब्जेक्टिव लगे तो ऑब्जेक्टिव बता रहे हो। गुड, बिल्कुल, अब ये ऑब्जेक्टिव बनता है टू इम्प्रूव माई इनकम। अब उस पर हम बात कर सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है या नहीं है, लेकिन बात तो वही, ठीक है कि भाई मेरा मकसद ये है कि मेरी इनकम इम्प्रूव हो जाए। जुमला तुम्हारा ऐसा होगा इंग्लिश के एतबार से कि उसके अंदर नजर आ रहा हो कि भाई यहाँ पे हम किसी मकसद का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई जुमला ऐसी खामा की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम कोई मकसद बयान कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव नजर आ रहा है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास महीने के आखिर में फॉर एग्जाम्पल हर महीने 5,000 रुपए कम से कम सेव कर रहा हूँ, या मेरे जो एक्सपेंडिचर्स है उसके अंदर 15% फर्क आ जाए। अब जो ऑब्जेक्टिव होता है अमूमन कोशिश ये की जाती है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो ऑब्जेक्टिव के अंदर कोशिश की जाती है कि वो मेजरेबल हो, उसके अंदर कोई ऐसी बात हो रही है जिससे लग रहा हो कि हाँ जी इसके अंदर से आपकी इंप्रूवमेंट आ रही है, और जुमले की टोन ऐसी होनी चाहिए। देखो जैसे आप सबने ऑब्जेक्टिव बताया, खतीजा ने बताया, राफी ने बताया, बात सबकी किसी ना किसी हद तक सही थी, लेकिन जुमला का आंसर सबसे करीब इसलिए था कि उसके जुमले से ही, टोन से ही लगा था कि वो अपने ऑब्जेक्टिव बता रही है, टू इम्प्रूव माई इनकम या टू रिड्यूस माई एक्सपेंडिचर। बात बिल्कुल वाज़ेह। तो ये तुम्हारा हो गया ऑब्जेक्टिव। पहले हमने बात की कि दुनिया जहां के मसाइल बताए, फिर हमने अपने प्रॉब्लम को स्पेसिफाई किया कि यार खर्चा पूरा नहीं हो रहा, महीने के आखिर में पैसे नहीं बचते। अब ऑब्जेक्टिव बताया, मेरा मकसद ये है कि महीने के आखिर में मेरे पास कम से कम 5,000 रुपए बच गए हों, मेरे जो एक्सपेंडिचर के अंदर 15% कमी आ गई हो। अब इसमें रिसर्च क्वेश्चन क्या बनेगा? हाँ जी, अब तुम लोग बताओ रिसर्च क्वेश्चन तुम्हारे ख्याल में क्या बनता है जी? जवेरिया नहीं आई आज, नाइला जोर से बोलो। हाउ टू इम्प्रूव माई इनकम, चलो ओके। नाइला के बराबर में कौन है जी? आपका नाम? हाँ राबिया बोलो। ओके, हाउ टू रिड्यूस आवर एक्सपेंसेस, ठीक है, और कोई पीछे? गुड, ये ज्यादा। आपका नाम? आयशा अजीज, मेरे ख्याल में पहली दफा आई है, शाबाश, आई गई आखिरकार आप। तो आयशा अजीज फरमा रही हैं, पहली दफा आके फरमा रही हैं, हमें हमारे इल्म में इजाफा कर रही हैं कि क्या हाउ टू कट ऑफ, हाउ टू रिड्यूस माई एक्सपेंसेस, ठीक है, और हो गया। हाँ जी आगे मलिहा। अच्छा चलो, अब देखो एक बात पे नोट करना कि जैसे आयशा अजीज का जवाब सही है, करीब था, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं था। अगेन तुम्हारा रिसर्च क्वेश्चन जो है ना वो और भी ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। देखो बात को समझना, देखो तुम्हें फ्लो नजर आ रहा है, इंट्रोडक्शन, उसके बाद क्या आ गया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चन। हम बात को महदूद से महदूद तर करते जा रहे हैं, देख रहे हो बात को, बात समझ में आ रही है मेरी? तुम रिसर्च क्वेश्चन के अंदर पहुंच, समझो कि तुमने वहां पे तो पहुंच के इंतहा कर देनी है,
वहां पे तो जाकर तुमने बात को बिल्कुल बहुत ज्यादा स्पेसिफिक करना है कि हम सिर्फ इसी 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 मौजू पे बात कर रहे हैं, हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, इसके अलावा किसी और सवाल का जवाब नहीं ढूंढेंगे। अब देखो अखराजात पूरे नहीं हो रहे, अब अखराजात पूरे ना होने की एक तरीका क्या हो सकता है, किसी ने कहा यार तुम एक और जॉब शुरू कर दो, तुम कारोबार कर लो, तुम इन्वेस्टमेंट कर लो, तुम जो है ना अपने फॉर एग्जाम्पल वाइफ से कहो कि वो भी जॉब कर ले, डबल इनकम हो जाएगी, ठीक है, ये सारी बातें हो सकती है। लेकिन या बच्चे को स्कूल से निकलवा दो, बच्चे को सस्ते स्कूल में ले आओ, बातें हो सकती हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम तमाम बातों को काट के आ जाएंगे दो तीन पॉइंट्स के ऊपर। मैं अपनी क्या कहते हैं, अगर मैं अपने डेली एक्सपेंसेस को ट्रैक करूं तो क्या मैं अपने देख सकता हूँ कि मेरे पैसे कहाँ जा रहे हैं। अगर मैं बाहर से खाना मंगवाना कम कर दूं तो क्या मेरे पैसे बच रहे नहीं बच रहे। देखो बात स्पेसिफिक हो रही है। अब क्या होगा कि अब जब मैं तुम्हारा रिसर्च पेपर पढ़ूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा बच्चे ने सिर्फ इस सवाल का जवाब देखा है, क्या मैं अगर अपने बाहर से खाना मंगवाना, फूड पैंडा से खाना मंगवाना कम कर दूं तो क्या मेरी सेविंग हो रही नहीं हो रही, क्या मेरे बचत में इजाफा हुआ नहीं हुआ। देखो बात में फर्क आया, बात के अंदर फर्क आ रहा नहीं आ रहा। अब जब मैं तुम्हारा रिसर्च पेपर पढ़ूंगा तो मैंने सीधा जाकर रिसर्च क्वेश्चन देखना है। अब मैं रिसर्च क्वेश्चन के लिहाज से पूछूंगा, हाँ जी तुमने सवाल का जवाब क्या मिला। बात समझ में आई। अगेन इंट्रोडक्शन में हमने जनरल बात की, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में महदूद किया, ऑब्जेक्टिव के अंदर महदूद भी किया, टोन भी चेंज कर दी। रिसर्च क्वेश्चन में तो बस हमने महदूद ही कर दिया, अब तो उसके अलावा कोई बात ही नहीं करनी, और टोन को हमने कर दिया सवाल की सूरत में। हम इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। अब किसी ने कहा कि जी आपके कॉलेज के बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आता, बहुत सारी बातें हमारे यहाँ बहुत सारी बच्चे एडमिशन लेती हैं शादी के लिए, कि शादी मतलब शादी का वेट कर रही होती हैं, और वो कहती है जब तक टाइम पास करने के लिए पढ़ रही होती है, इधर रुखसती होती है वो कॉलेज में आना छोड़ देती हैं। मसलन ये चीज हमने देखी। हमें ये भी नजर आया कि पास मैरिड लड़कियां हैं, शादीशुदा है तो पढ़ाई पर तवज्जो ही नहीं दे पा रही, हम ये भी देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास बाज लड़कियां बहुत दूर दूर से आ रही है, कोई कोलंगी से आ रही है, कोई औलंगी से आ रही है, उसके पास आने जाने में उसका इतना टाइम लग रहा है, घर के इशूज है, फाइनेंशियल इशूज है, बातें बहुत सारी हो रही है, ठीक है। कॉलेज के अंदर टीचर अच्छा नहीं मिल रहा, मुमकिन है टीचर पढ़ा सही से नहीं रहा, गर्मी गर्मी एक वाकई है, जेन्युइन मसला है, और हमारे यहाँ लोग अभी भी एसी वगैरह को एक लग्जरी समझते हैं, वरना ये देखा जाए तो नीड बन चुका है। जब बच्चा आपका गर्मी में पसीने से नहा रहा पड़ेगा क्या, वो उसकी तवज्जो ही नहीं होगी, कंफर्टेबल जब क्लास में बैठा ही नहीं है। बहुत सारी बातें हो सकती है, क्या पता बच्चों के जो है कोई फिजिकल हैंडीकैप हो। मैं नोट कर रहा हूँ कि हमारे बच्चों की आईसाइट वीक, उनको पता ही नहीं है, तो उनको बोर्ड का नजर ही नहीं आ रहा होता। मैं देख रहा हूँ मेरे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको लेक्चर समझ नहीं आ रहा होता, वो कहते हैं बाद में रिकॉर्डिंग सुनी तो समझ में आया, तो इसका मतलब है उनको आवाज भी सुनने में, उनके सुनने में भी प्रॉब्लम है, ठीक है। मसले बहुत सारे हैं। रिसर्च क्वेश्चन के अंदर हम किसी एक बात के ऊपर स्पेसिफिक कर देंगे। क्या अगर मैं क्लास के अंदर क्विज करा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो उससे बच्चे की उसकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आ रही है नहीं आ रही, दैट्स इट। अगर हम 2 घंटे का इंटरनल असेसमेंट करवा रहे हैं तो क्या हमारे बच्चों का रिजल्ट इंप्रूव होगा नहीं होगा। हमने बात को स्पेसिफिक कर दिया, शादी बात ही नहीं कर रहे, रुखसती हम बात नहीं कर रहे, फिजिकल हैंडीकैप हम बात नहीं कर रहे, हम गर्मी सर्दी बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक चीज पे बात कर रहे हैं। अगर हमने बच्चों के लिए हमने उनको 2 घंटे का असेसमेंट करवाएंगे इंटरनल, ताकि बच्चा जाने से पहले यहाँ पे भुगत के जा चुका हो, तो क्या उसके रिजल्ट में इंप्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही, दैट्स इट। हम सिर्फ इस रिसर्च का जवाब ढूंढेंगे, ठीक है। हाँ जी पीछे। अब वही वाली बात जो आयशा अजीज ने कही, जिसको हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, कि आपके जो वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स, वो सारे के सारे रिसर्च क्वेश्चन में आते हैं। तो आपने रिसर्च क्वेश्चन के अंदर अपने वेरिएबल्स को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना होता है, और कोशिश करो कि तुम्हारा रिसर्च क्वेश्चन ऐसा हो जो कि मेजरेबल हो, बात ऐसी हो जिसको तुम मेजर कर सको, ठीक है। अब जब हमने इसको इतना महदूद कर दिया, आगे चल के हमने एक और महदूद कर दिया, भाई इन चीजों को हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। हमने एक दायरा खींच दिया, और हमने अब वाज़ेह तौर पे ये भी कह दिया कि इस दायरे से बाहर जो कुछ है हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं जो हूँ फॉर एग्जाम्पल अपना इन्वेस्टमेंट कर लूँ, मैं दूसरी जॉब कर लूँ, मैं सब बातों में बात ही नहीं कर रहा। मैं सिर्फ एक चीज़ पे बात कर रहा हूँ, अगर मैंने बाहर से खाना मंगवाना बंद किया तो मेरे एक्सपेंसेस बेहतर हुए या नहीं हुए। अब हम एक और दफ़ा एग्जाम्पल आगे लेके चलते हैं, और अब की दफ़ा हमारी एग्जाम्पल है जिसका ताल्लुक है एजुकेशन से, ठीक है। अब देखो हम बात ये करना चाह रहे हैं इसके अंदर कि अगर हम क्विज़ेस वगैरह, हमारे जो बच्चे हैं, हम देख रहे हैं बच्चों को क्लास के अंदर इंटरेस्ट नहीं हो रहा, उनकी लर्निंग को हम री इन्फोर्स नहीं कर पा रहे, हमें नहीं पता कि बच्चे ने लेक्चर सुना नहीं सुना, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। एक जनरल बात कर रहे हैं, बच्चों में दिलचस्पी नहीं है, बच्चे जो है वो मोबाइल के आदी हो गए हैं, पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते, उनके घर के इतने इश्यूज होते हैं वगैरह, हम पूरी अपना रोना रो रहे हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में पहुंच के हमने बात को डिस्क्राइब किया। अब तुम देखो इसके अंदर तुम्हें नजर आ रहा है गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल इन कराची,
नजर आ रहा है? मैंने स्कूल का भी नाम दे दिया, मैंने क्लास का नाम लिया है, ग्रेड 8 नजर आ रहा है, सब्जेक्ट का नाम भी आ रहा है। इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने दुनिया जहां की बुराइयां की, बच्चे तो हमारे बिल्कुल ही गए गुजरे, लेकिन प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने स्पेसिफिक कर दिया कि मैं इस स्कूल की, इस क्लास की, इस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। इन जनरल बच्चे जो है उनका इंटरेस्ट हमें नजर नहीं आ रहा, प्रॉब्लम को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अलबत्ता प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते वक्त मेरा उसको मैंने पहले से महदूद कर दिया। आपको बताएगा इसके ऑब्जेक्टिव में क्या आ सकता है, अंदाजा कोई तुक्का? हाँ बोलो आयशा, फातिमा जोर से बोलो। हाउ टू नहीं आएगा, देखो हमने किसकी बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। गुड, अच्छा हुआ फातिमा ने ये गलती कर दी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो या ऑब्जेक्टिव हो, दोनों के अंदर सवाल नहीं आते। ओके, दोनों के अंदर जो टोन होती है वो डिक्लेरेटिव होती है। बिल्कुल गुड, गुड पॉइंट, अच्छा पॉइंट किया। अब देखो इसमें कैसे लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर जो है हम उनकी जो अब देखो इसके अंदर मैंने बात सोशल स्टडीज की भी बात की, यहाँ पे मैंने ये भी बताया कि देखो शुरू में आ रही थी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्शन रिसर्च, यहाँ पे जो मेरा मकसद है, जुमले के अंदर ही वाज़ेह होगा कि मेरा मकसद क्या है। तुमने ऑब्जेक्टिव की जगह लिख दिया माई एम, ठीक है फाइन, अच्छा। या तुमने अंग्रेजी में कोई और लफ्ज इस्तेमाल कर दिया तो भी सही है, मतलब क्या बनाना कि हम मकसद बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फिर सब्जेक्ट का भी नाम ले लिया, और साथ ही साथ मैंने इसके अंदर ये भी बता दिया, गूगल फॉर्म का भी जिक्र कर दिया कि मैं डेटा किस तरह से डेटा कलेक्शन की बात नहीं करेंगे, सॉरी गलत कह रहा हूँ, मैंने ये उस टूल की भी बात कर दी, किस टूल को मैं यूज करूंगा या मैं किस मेथड को यूज कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैं फ्लिप क्लासरूम के जरिए चेक करना चाह रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के जरिए चेक करना चाह रहा हूँ, मैं सेक्रेटरीज मेथड करना चाह रहा हूँ। उन तमाम मेथड्स का भी नाम मैंने यहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव के अंदर वाज़ेह तौर पे लिख दिया। बात पहले से और ज्यादा महदूद हो गई, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के मुकाबले में अगर तुम ऑब्जेक्टिव पे गौर करो तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट महदूद थी, लेकिन हमारी जो तुम गौर करो ऑब्जेक्टिव उससे भी ज्यादा महदूद हो गया। और टोन हमारी क्या है कि हम अपना मकसद बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें हिस्टोरिकल फैक्ट्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सोशल स्टडीज भी तो बहुत बड़ी चीज है। सोशल स्टडीज के अंदर तो कितनी सारी चीजें आती हैं, पॉपुलेशन आता है, सिविक्स आता है, आपको और भी चीजें आती हैं। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, चीज को और हमने महदूद कर दिया। देखो महदूद से महदूद तर करना की तरफ हम जा रहे हैं। और अब आ जाओ रिसर्च क्वेश्चन। हाँ जी, रिसर्च क्वेश्चन के अंदर फिर ये आ जाता है कि भाई क्या हम अपने बच्चों के अंदर उस बिहेवियर के अंदर हम कोई उनके रिव्यू सेशंस के दौरान हम उनके अंदर कोई बिहेवियर के अंदर चेंज नोट कर रहे हैं, अगर हम गूगल फॉर्म से कर रहे हैं, ठीक है। जब बच्चे जो है फॉर एग्जांपल गूगल फॉर्म के जरिए से क्विज़ेस कंपेयर कर रहे हैं, तो जो रिव्यू के बाकी तरीके होते हैं उसके मुकाबले में उनका क्या तासुर है, ठीक है। या इस तरीके से जैसे कि हम लोग जो है क्या उससे बच्चे की जो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन उसके अंदर इंप्रूवमेंट आ रही नहीं आ रही। देखो सारे के सारे सवाल है, ठीक है। हाउ डज, व्हाट चेंजेस, व्हाट आर, इज देयर, हर जुमला सवाल है। रिसर्च क्वेश्चन के अंदर हर जुमला सवाल होता है और हर सवाल महदूद है, ठीक है। हर सवाल महदूद है या नहीं है, ठीक है। और अगले जब मकसद अगले मौके पे हम इसको थोड़ा सा महदूद करेंगे और मैं तो हम बताएंगे कौन सी चीजें हमारे इसके अंदर शामिल नहीं है। बात को हमने और ज्यादा महदूद कर दिया कि भाई ये दायरा है, इस दायरे के अंदर की बात हो रही है, इससे बाहर की बातें नहीं हो रही। अब इसमें क्या क्या बातें आएंगी तुम्हारे ख्याल में? कौन? अनुषा जोर से बोलो। ठीक है चलो, अनुषा ने कहा कि हम फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी की टर्म्स को निकाल देंगे, हम ज्योग्राफी की बात नहीं करेंगे। और मेरे ख्याल में वैलिड पॉइंट है। अब मुमकिन है ज्योग्राफी पढ़ाने का ज्यादा अच्छा तरीका प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो, मॉडल्स वगैरह बना के बच्चे से बनवाया जाए, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। या मल्टीमीडिया यूज करना बेहतर है। तो मल्टीमीडिया का गूगल फॉर्म से तो कोई ताल्लुक नहीं है या नहीं? तो हमने बात को महदूद कर दिया। और बताओ और क्या हो सकता है इसमें, जोर से बोलो खदीजा। इंडिविजुअल, ओके गुड पॉइंट। बच्चों के दरमियान जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है हम उसकी भी बात नहीं कर रहे कि बच्चे के आपस में क्या रुझानात में हमें फर्क नजर आ रहा है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे ये भी बात कर सकते हैं, गूगल फॉर्म के अलावा हम किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहे, हमने उसको भी कर दिया कि भाई फला सॉफ्टवेयर यूज कर लेते तो क्या होता। क्लास को हमने स्पेसिफिक किया हुआ है कि जी फॉर एग्जांपल जीसी पब्लिक स्कूल फॉर गर्ल्स, हम इसकी बात कर रहे हैं। हमने अपने स्कूल को, अपनी क्लास को हमने महदूद कर दिया, ठीक है। अब मल्टीमीडिया की अगर तुम लोग कोई बात कर रहे हो तो तुम लोग ने भी इसी तरीके से अपने उसमें महदूद करना है कि अगर फॉर एग्जांपल तुमसे सवाल हो जाए, मसलन मैं कैनवा पे प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, आपने अपने रिसर्च के लिए पावर पॉइंट को यूज किया मसलन, अब सर आपसे कहें कि जी अगर तुम वो फला प्रेजी को यूज कर लेते तो क्या होता, तो आपने क्या कहना, सर आउट ऑफ स्कोप, हमने इसमें बात ही नहीं की कि प्रेजी होता तो क्या होता, हमने बात ही नहीं की वीडियो होती, इंटरेक्टिव वीडियोस भी आ रही हैं आजकल, ठीक है, हमने इसकी बात ही नहीं करनी, इंटरेक्टिव वीडियो होती तो क्या होता। हम महदूद तरीके से बात कर रहे हैं कि ये चीजें हैं
और ये चीजें नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि यार खामा खा में 2 दिन लगा दिए, जैसे कि अभी बुशरा जो रिकैप में कहते सर ने दोबारा बताया, सर ने दोबारा बताया, तो दोबारा इसलिए बताया कि मेरे ख्याल में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन रहा है कि भाई यही सबसे मुश्किल चीजें होती है, बच्चा यही पे फंसा होता है कि लिखना क्या है, यहाँ पे उसने लिखना क्या है, दोनों चीजों का फर्क क्या है। ठीक है, अब फर्क समझ में आ गया। अब एक स्लाइड के जरिए से हम थोड़ा सा यहाँ पे दोबारा उसको एक रिव्यू कर रहे हैं अगेन। देखो तुम लोग से अभी क्या मांगा गया, प्रपोजल मांगा गया। सेमेस्टर 7 वाले जो है वो फिर भी उनके पास टाइम है, उनको प्रपोजल देना है और 2.5 तो पूरा पूरा सबमिट करवाना है। दोनों के लिए इक्वली ये चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोबारा समझ लो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर हमारा फोकस क्या है, हम इशू बता रहे हैं, गैप इन नॉलेज बता रहे हैं, क्या क्या सिचुएशन है जिसको हम फेस कर रहे हैं। फॉर्मेट क्या आ रहा है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट आ रही है। डिक्लेरेटिव बात की थी ना, आसमान का रंग नीला है। ठीक है, हम बिल्कुल महदूद बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन के अंदर 300 बच्चे पढ़ते हैं मसलन, हम डिक्लेरेटिव बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे बड़ा अच्छा कॉलेज है, हम ये बात ही नहीं कर रहे। हम ये बात नहीं कर रहे कि जी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में क्या तालीम का मेयार अच्छा है। हमने बात की, हमारा फॉर्मेट क्या होगा कि हम वहाँ पे एक खबर दे रहे होंगे, स्टाइल हमारा क्या होगा, खबर देने वाला होगा। और इसके अंदर हम फोकस कर रहे होंगे नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। क्यों भाई? इसलिए कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसलिए हम नेगेटिव एस्पेक्ट के ऊपर बात कर रहे होंगे। मकसद हमारा क्या है कि हम यहाँ पे स्टैब्लिश कर रहे हैं कि भाई हमारी नीड क्या है, क्यों हम ये रिसर्च करना चाहते हैं। प्रॉब्लम है तभी तो हम उस पर इशू को रिजॉल्व करें, प्रॉब्लम ना हो तो हम उसको कैसे रिजॉल्व करें, हम क्यों बढ़े आगे। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के अंदर हम क्या बता रहे हैं, हम चाहते क्या है, मकसद क्या है हमारा, हम क्या हासिल करना चाहते हैं। ओके, इस पूरी एक्टिविटी का मकसद क्या था। अगर मैं वर्कशॉप करवा रहा हूँ तो मेरा मकसद क्या था, मैं क्या हासिल करना चाह रहा हूँ। अगर आप जो है वर्कशॉप में आ रही हैं आयशा अजीज, अगर आप हफ्ते में 12 दिन 11 दिन के बाद एक दफा आप वर्कशॉप में आ रही है तो आपने हासिल क्या किया, क्या मकसद क्या था। दानियाल अगर आप हर दूसरे दिन एब्सेंट हो जाते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव क्या है, गर्मी से बचना, बाहर गर्मी बहुत है जाके लैब में बैठ जाए। ठीक है, किसी ने कहा कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कुछ सीखने के लिए आ रहे हैं, या हमें पता चल जाए कि रिसर्च की जो है प्रैक्टिकल टूल्स क्या है। देखो दोनों बातों में फर्क नजर आ रहा है। अपना मकसद तुम्हारे यहाँ पे क्लियर हो। अब देखो इसके अंदर बताना कैसे, देखो जो जुमला का मैंने कहा था, टू इंक्रीज, टू डिटरमाइन, टू एक्सप्लोर, टू इम्प्लीमेंट, जुमला ही तुम्हारा ऐसा हो कि जिससे वाज़ेह हो कि तुम अपना मकसद बता रहे हो। सीवी रेज्यूमे पढ़ी है तुम लोगों ने, सीवी कैसे लिखते हैं, सीवी को ऊपर ऑब्जेक्टिव लिखते हो, फातिमा सिद्दीकी जल्लाश्ता लिखते हो ऊपर, तो उसकी टोन क्या होती है, उसमें ये लिखते हो ना कि टू फाइंड पोजीशन इन अ स्कूल वेयर आई कैन फ्लोरिश, ओके, वेयर आई कैन इम्पार्ट माय नॉलेज वगैरह, अपना मकसद लिख रहे होते हो। ऑब्जेक्टिव के अंदर भी तुमने उसी प्रॉब्लम को अब मकसद की फॉर्म में लेकर आना है। मैं चाहता क्या हूँ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके मैं चाहता क्या हूँ, मैं किस इशू को रिजॉल्व करना चाह रहा हूँ, और फिर इसका मकसद क्या है। अगेन आपका अपना जो टारगेट है वो उसको क्लियर कर रहे हैं कि हम क्या हासिल करना चाह रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है, इसको हम क्लियर करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव के जरिए से। और उसके बाद आ गई आखिरी चीज आपकी रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन के अंदर उसी ऑब्जेक्टिव को अब आपने सवाल के जवाब फॉर्म में दे दिया। तुम देखो रिसर्च क्वेश्चन का तुम लोग को फायदा नजर आ रहा है, बात को बिल्कुल स्पेसिफाई कर देते हो। ठीक है, और तुम देखो कोई भी काम करने का तरीका यही है। कल कला जब भी तुम लोग किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में बैठोगे, या चलो अगर तुम लोग से कहा जाए कि यार फला टीचर का तुम लोगों ने फेयरवेल ऑर्गेनाइज करना है, तो तुम लोग देख लेना, तुम लोग आपस में बैठो, या यूं कर लो वो कर लो, या यूं हो जाए फला को बुला लो। लेकिन क्या होगा, अगर तुम लोग के पास रिसर्च क्वेश्चन स्पेसिफिक होंगे, हमने करना क्या है, तो तुम्हारा वो इवेंट ज्यादा अच्छी तरह से प्लान हो जाएगा। आप लोग माशाल्लाह समझदार बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि घरों के अंदर खानदानों के मसाइल आप लोगों ने देखे होंगे, और हमेशा देख रहे हो खानदानों के मसाइल का डिस्कशन का कोई नतीजा निकलता। सब खालाओं को, चचाओं को, सबको बुला के बिठा देते हैं, मसला नतीजा कुछ नहीं निकलता, इसलिए कि बात स्पेसिफिक होती नहीं है। दुनिया जहाँ की बातें हो रही होती कि ये बताओ वो बताओ, ये क्या हुआ वो बताओ। रिसर्च क्वेश्चन के जरिए से बात वाजे कर दी कि भाई हम इन सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, और इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसके अंदर आपका स्टाइल क्या होता है, जुमला सवालिया, और आखिर में क्वेश्चन मार्क तो आना ही आना है। ठीक है, और यहां से आप बता देते हैं कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बता रहे, इसको तो और ज्यादा महदूद होना चाहिए हमारा। ठीक है, अब ये एक स्लाइड है आपकी जहां पे हम इसकी समरी शो कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस समरी के जरिए से आपको चीज याद रहेगी आसानी से। अगेन वीडियो भी मौजूद है, वीडियो से भी आप लोग देख सकते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बताना है कि भाई जरूरत क्या है, क्यों कर रहे हो, करने की जरूरत ही क्या है, खामा खामा छेड़खानी कर रहे हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्या बताना है कि हमारा मकसद क्या था। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी कि हम ये फील कर रहे हैं कि एक्शन रिसर्च के अंदर पढ़ तो लिया हमने, पूरा सेमेस्टर में रिसर्च का कोर्स पढ़ लिया, लेकिन जब करने बैठे तो प्रैक्टिकल काम समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है, हमें सब कंफ्यूजन हो रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं सीख सकूं कि मैंने कैसे एक्शन रिसर्च को इंप्लीमेंट करना है, मैंने किस तरह से एक्शन रिसर्च को लिखना है। और रिसर्च क्वेश्चन क्या है कि आप उसके जरिए से मालूम क्या करना चाहते हैं। रिसर्च क्वेश्चन क्या हो गया,
मैं किस तरीके से अपने रेफरेंसेस को मैनेज करूं, मैं किस तरीके से एमएस वर्ड के अंदर पेज नंबर का ख्याल रखूं, मैं किस तरीके से रिसर्च क्वेश्चन बनाऊं, मैं किस तरीके से प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लिखूं, मैं किस तरीके से पेपर के अंदर रेफरेंसेस को ऐड करूं, मैं लिटरेचर रिव्यू के लिए पेपर कहां से डाउनलोड करूं। सवाल बन गए। और क्या हमने तमाम सवालों का जवाब दिया नहीं दिया? बात समझ में आई? इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखोगे, जब लिखने बैठोगे तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चन तुम्हारे लिए लिखना इंशाल्लाह ताला आसान होगा। अब हम बात करते हैं, अगला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइम हो चुका है, लेकिन बहरहाल आप भी थोड़ा सा सब्र करें, मेरी बात सुने। ओके, अब कल का दिन हमारी ऑफ है, ठीक है, और फ्राइडे को भी शायद हम लोग ऑफ ही कर रहे हैं। कि मैं क्लास में आऊंगा, जिसको भी प्रॉब्लम है वो आके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना। जैसे अभी नाइला ने कहा, आयशा ने कहा, और एक और स्टूडेंट ने कहा था, हिना ने कहा था गालिबन, कि जोटेरो के ऊपर अकाउंट नहीं बन रहा, अकाउंट में प्रॉब्लम आ रहा है। एक और किसने कहा था? ओके, तो जिनको भी इशू है फ्राइडे को आ जाए, फ्राइडे का आके डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आराम से आके तसल्ली से बैठे रहना। उस दिन मेरे और भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो पूरा दिन मैं लैब में होगा, आराम से बैठो, अपने इशूज रिजॉल्व करवा लो। आने वाले दिनों में शायद बिल्कुल भी वक्त ना मिले, और भी बहुत सारे काम, एग्जाम होने वाले हैं, हम उसमें एंगेज हो जाएंगे, शायद मैं वक्त ना दे सकूँ। फ्राइडे को आके बैठ जाओ। मेरा मशवरा ये है, सैटरडे वाले दिन आप यहाँ पे सीआर, आप भी हैं, आप भी सीआर है, बात सुनो, सैटरडे वाले दिन कोशिश करो 4 से 5 क्लासेस स्केड्यूल कर दो। तो उस दिन हम लोग पूरा कोर्स कम, देखो 2 लेसन तो हमारे वैसे, 2 क्लासेस तो हमारी वैसे भी हो जाती है। खतीजा परेशान ना हो, मैं बीच में ब्रेक दे दूंगा, ठीक है, 5 मिनट की ब्रेक दे दूंगा, बल्कि चलो चाय यही मंगवा लेंगे आप। ओके, क्या मिलता है, क्या ब्रेक में चाय मिलती है ना, और क्या मिलता है? समोसे, और चलो यहीं पे मंगवा लेंगे हम, ठीक है। बहरहाल कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन बहरहाल हम कम से कम 4 क्लासेस कर लेंगे, मेरा मशवरा है, ताकि फिर सैटरडे को हमारी ये वर्कशॉप क्लोज हो जाए। आप लोग एग्जाम की भी तैयारी करनी है, ऐसा ना कि वर्कशॉप चलती रहे, और उसी दिन मैं आप लोग को एआई के बारे में तफसील से बात कर सकूँ। मुझे एआई के बारे में बहुत बात करनी है, ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ 4 दिन कर लो। मसलन आपने कहा नहीं हो पा रहा, हो सकता ना हो, जो कोई टीचर कोऑपरेट ना करे, तो फिर मजबूरन मंडे को जाएंगे। लेकिन मेरा मशवरा ये है, ताकीदन कह रहा हूँ कि यार सैटरडे को उसको क्लोज करके खत्म करो, आपका अपना भी इसी में फायदा है। अभी आप लोगों ने एग्जाम की भी तैयारी करनी है, एग्जाम में आप ये नहीं कह सकते कि हम लोग रिसर्च वर्कशॉप की वजह से काम नहीं कर पाए थे, ठीक है, आप लोग का असाइनमेंट वगैरह भी सबमिट करने हैं, ऐसे ही हो रहा है ना। तो बेहतर है कि सैटरडे के दिन उसको लग के क्लोज करो। अक्सर टीचर के लेसन कंप्लीट हो चुके हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करके दिन अरेंज कर लें, ठीक है, कि आपके सीआर का काम है, काइंडली इस काम को हैंडल करके इस काम को क्लोज करो। अब आना कैसे है, क्या करना क्या है, देखो एआई के हवाले से मैं मुख्तसर बात कर रहा हूँ, और उसको समझाने की मैं कोशिश करूंगा कॉम्पिटेंसी से। देखो कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटेंसी के 3 अज्जा होते हैं, ठीक है। सबसे पहले, जैसे मैं ड्राइविंग की कॉम्पिटेंसी की बात कर रहा हूँ, आपको गाड़ी ड्राइव करना आती है, लेकिन आपके पास ट्रैफिक लॉस की नॉलेज नहीं है, तो आप एक अच्छे कॉम्पिटेंट ड्राइवर नहीं है। पहली चीज क्या होनी चाहिए? नॉलेज, ठीक है। दूसरी चीज क्या? आपके पास नॉलेज है, आपने सारी चीजों को रट्टा लगाया हुआ है, और आप जाके वो ट्रैफिक लाइसेंस वालों को जो टेस्ट होता है ड्राइविंग लाइसेंस के ब्रांच के ऊपर, वो टेस्ट आपने पूरा करियर कर लिया, लेकिन जब आपकी ड्राइविंग का टेस्ट हुआ तो आपसे गाड़ी चलाई नहीं जा रही। कॉम्पिटेंट है आप? नहीं है, स्किल नहीं था। स्किल भी होना चाहिए, और स्किल भी सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक हो। किसी ने कहा कि यार वो शायरा फैसल पे तो गाड़ी ड्राइव कर लेता जब पूरी रोड खाली हो, सुबह 4 बजे गया था, लेकिन ये जो सदर वगैरह में जब ट्रैफिक होता है ना तो गाड़ी ड्राइव नहीं हो पाती, या मैं गाड़ी को पार्क नहीं कर पाता, रिवर्स तो मुझसे होता ही नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कॉम्पिटेंट ड्राइवर है? नहीं। 2 चीजें हो गई, स्किल और नॉलेज, नॉलेज और स्किल। एक और चीज है वैल्यूज। आप गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन गाड़ी आप ऐसे चलाते हैं जैसे कि बहुत रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, अंधाधुंध चलाते हुए जा रहे हैं, और आप गाड़ी चला रहे होते हैं, आपकी वजह से धूल मिट्टी उड़ रही होती है, बाकी लोग परेशान हो रहे होते हैं। क्या आप कॉम्पिटेंट ड्राइवर हैं? आप गाड़ी ऐसे चलाते हैं कि जैसे कि पूरी सड़क आपकी है, अब बात नहीं करना, ऐसे करते जैसे कि पूरी आपकी जो गाड़ी जो है पूरी सड़क आपकी है, ठीक है, तो क्या आप कॉम्पिटेंट ड्राइवर है? ठीक है, क्या चीजें हो गई? नॉलेज, स्किल और वैल्यूज। देखो एआई के अंदर भी ऐसा ही है। एआई को अगर तुम लोग से कोई भी शख्स, मैं बहुत तफसील से बात करूंगा इंशाल्लाह सैटरडे को, एआई के अंदर हमारे लोगों के दरमियान बहुत मिसकंसेप्शंस है, इवन हमारे टीचर्स के दरमियान भी मिसकंसेप्शंस है। लोग एआई को सही से नहीं समझ रहे, और अगर तुम लोग एआई को नहीं समझोगे, तुम लोग जिस जॉब मार्केट में एंटर हो रहे हो, तुम लोग बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। तुम लोग को तरक्की नहीं कर पाओगे जब तक तुम लोग एआई को ना समझ पाओ। ये बहुत मतलब आप लोग ऐसे थ्रेशोल्ड पे खड़े हुए हो, एक ऐसे दोराह पे खड़े हुए हो कि आने वाला वक्त चेंज होने वाला है, लेकिन अभी आप लोग मतलब आप लोग को नजर तो आ रहा है चेंज आ रहा है, लेकिन वो चेंज क्या आ रहा है वो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा। एआई को प्रॉपर तरीके से यूज करना सीखना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, एज ए टीचर भी और एज अ स्टूडेंट भी। अगर तुम लोग ये समझते हो कि हमने एआई से कहा कि इंट्रोडक्शन लिख के दे दो, तो तुम इंतहाई दर्जे के अहमक हो, ठीक है। मैं अगेन सैटरडे को तफसील बताऊंगा, ये तरीका गलत है। इस तरीके से तुम्हें कुछ भी एआई का फायदा नहीं हो रहा, ये तुम्हारा एआई का सही इस्तेमाल नहीं है। तुम फौरन फौरन ना सिर्फ पकड़े जाओगे, ना तुम्हारा काम सही होगा, ठीक है।
मैंने आप लोग को वर्कशॉप करवाई है? मेरे किसी काम के अंदर आपको एआई की बू आ रही हो कि ये काम एआई से हुआ है? मेरे स्टूडेंट से मैंने पूछा, ठीक है, मैं पढ़ाते हुए मैं इनको नोट्स भी दे रहा हूँ, मेरी वेबसाइट भी है, वेबसाइट पे जाके वो नोट्स देख लेते हैं। उनसे मैंने पूछा, हाँ जी मेरे काम में तुम्हें एआई नजर आई? उन्होंने कहा नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बताया था कि मैं कितना खर्चा कर रहा हूँ एआई पे। मेरा काम एक्सटेंसिवली एआई पे डिपेंडेंट है, बहुत ज्यादा मैं एआई को यूज कर रहा हूँ। लेकिन बात क्या है, मैं इस तरह से कर रहा हूँ कि आपको फील नहीं हो रहा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि फील ना होना कमाल है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि एआई को यूज करने का एक प्रॉपर तरीका है, वो तरीका तुम्हें आना चाहिए, तभी तुम एक कॉम्पिटेंट टीचर बनोगे एआई वाले, वरना नहीं बनोगे। काश हमें मौका मिले इंशाल्लाह हम एआई पे भी वर्कशॉप करवाए। अब तो खैर अगले सेमेस्टर पर ही होगा, अब इस पे तो नहीं हो सकता। तो सैटरडे वाली क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं एक्टिविटी बता रहा हूँ बहुत जरूरी है, तुमने करके आनी है। देखो, तुम लोग के पास अपना टॉपिक आ गया, जो तुम लोग सेमेस्टर 7 वाले तुम लोगों ने प्रपोजल देना है, ठीक है। बाकी 2.5 वालों ने पूरा पेपर देना है। पूरा आउटलाइन मैंने कल दिखा दी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट और ऑब्जेक्टिव रिसर्च को, हर चीज को डिस्कस कर लिया। तुम लोगों ने करना क्या है कि हर टॉपिक के ऊपर, हर चीज के ऊपर तुमने ब्रेनस्टॉर्म करना है, ब्रेनस्टॉर्म करना है। हिना के पास फॉर एग्जांपल टॉपिक अपना आया हुआ है। अब हिना का काम क्या है कि हिना जो है बैठेगी, उसके इंट्रोडक्शन में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, उनके तमाम पॉइंट्स के बारे में वो क्या लिखेगी, ब्रेनस्टॉर्म करके उन आइडियाज को लिखेगी। हिना ने कहा कि सर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रही, बहुत अच्छी बात है, शाबाश, इसका फायदा होगा। क्यों होगा मैं आगे बताऊंगा। किसी ने कहा सर मैं तो उर्दू में लिखूंगी, हाँ लिखो, ठीक है। तुमने उसके अंदर करना है क्या, ब्रेनस्टॉर्मिंग सर मुमताज ने करवाई है, पता है कुछ? देखो, ब्रेनस्टॉर्मिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि इसके अंदर कोई जजमेंट जोन नहीं है, कोई भी बात गलत नहीं है, जो भी बात जहन में आ रही है उसको लिख के लाओ। हर बात पॉइंट्स के फॉर्म में होती है, पॉइंट्स छोटे छोटे होते हैं, लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती। ग्रामेटिकल मिस्टेक है, सही है, स्पेलिंग मिस्टेक है, सही है, उर्दू में लिख रहे हो, सही है, लेकिन एक एक सेंटेंस बना रहे होते हैं। तो हमने सबसे पहले उठाया इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन के अंदर तुम्हारे जहन में कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, तुम इस चीजों के बारे में बात करोगे। आयशा, आपका जो टॉपिक है, क्या इंट्रोडक्शन में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं? हाँ हाँ, तो क्या स्पेसिफिक बात करो। ओके, आयशा का टॉपिक यही था क्लास के अंदर मल्टीमीडिया को क्लासरूम में यूज करके बच्चों के एंगेजमेंट, ठीक है। अब इसमें देखो इंट्रोडक्शन में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। बच्चों का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, ठीक है, बच्चे स्क्रीन पे ज्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, स्क्रीन वो ज्यादा यूज करना चाहते हैं, स्क्रीन पे ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं, ठीक है। और बच्चे जो है उनका अटेंशन स्पैन कम हो गया है, ओके, एडीएचडी आ गया, ऑटिज्म यहाँ पर आ गया। कोविड की वजह से बच्चों के अंदर और इंटरेस्ट कम हो गया। बच्चे जो है घर पे स्क्रीन स्मार्ट, पहले टीवी का रोना था, स्मार्ट टीवी का रोना है, ठीक है। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल चल रहा है, ठीक है। ये तमाम चीजें किसमें आ गई, इंट्रोडक्शन में। छोटे छोटे पॉइंट्स बन रहे हैं, तुमने इस तरीके से हर हर चीज के अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लाने। फिर तुम आ जाओगे ऑब्जेक्टिव के अंदर। तुमने ऑब्जेक्टिव में कोई जुमला, अगर बिलफर्स्ट तुमने ऑब्जेक्टिव जो है उसके अंदर भी तुमने जुमला जो मैंने कहा था ना कि ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में नहीं लिखा, कोई बात नहीं, वो मैं बताऊंगा, लेकिन तुम उसमें ब्रेनस्टॉर्म तो करके आ जाओ कि यार मैं ऑब्जेक्टिव के अंदर ये चीजें लिखूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल अब आयशा ने कहा कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं दस्तगीर गर्ल्स स्कूल, फॉर एग्जाम्पल मुझे नाम याद नहीं, दस्तगीर गर्ल्स स्कूल के अंदर क्लास 7 के बच्चों को इस्लामियत के अंदर मल्टीमीडिया की मदद से किस तरह से मैं उनको वो बना सकती, मतलब उन्हें एंगेजमेंट का इजाफा कर सकती हूँ। अब किसी ने कहा कि सर एंगेजमेंट का वर्ड सही नहीं है, कोई बात नहीं, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। हर हर सेक्शन के बारे में तुम्हें इस तरह से 5-5 6-6 पॉइंट्स लिख के ला रहे हैं। तुम कहाँ लिखोगे, गूगल कीप में लिखोगे। तुम में से हर किसी का अलग अलग गूगल कीप होगा, तुम उसमें लिख के लेकर आओ। और तुमने ये ला के मुझे देना है, ये तुमने मुझे ला के देना है किस दिन, सैटरडे को तुम लेकर आओगे। अब ये काम तुम लोग करके आओगे सैटरडे को, तो फिर हम लोग इस पोजीशन में होंगे कि अगले स्टेप की बात कर सके, जो कि है हमारा एआई के हवाले से। अगर तुम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करके आओगे, तुम लोग एआई वाला काम नहीं कर सकोगे। वो जो भिड़ंगा तरीका हमारे लोग कर रहे हैं ना कि वो राइट मी अ रिसर्च पेपर ऑन दिस टॉपिक, और समझते हैं वो जाके कॉपी पेस्ट करके देके समझने का कारनामा हो गया, वो यही भिड़ंगा तरीका रहेगा। और वो सैटरडे वाली क्लास हमारी जाया हो जाएगी। पूरे 2 दिन मिलने, 2 दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। आपकी जो क्लास के रेगुलर, जैसे जेवेरिया रेगुलर आती रही है, आज नहीं आई है, जैसे रेगुलर लोग हैं उनको भी इन्फॉर्म करें, ठीक है, कि भाई ब्रेनस्टॉर्मिंग करके लेकर आओ। उस दिन मैं रैंडमली बीच बीच से पूछूंगा। एक तो गूगल कीप है, तो गूगल कीप से मैं कहूंगा हाँ जी सब शेयर करो मेरे साथ। उसी वक्त शेयर हो गया तो मुझे नजर भी आ रहा है कि उसने गूगल कीप पे काम किया था नहीं किया था। किसी ने कहा सर मैं गूगल कीप पे काम नहीं कर रहा या नहीं कर रही, नहीं, आपने गूगल कीप पे काम करना है, क्योंकि फिर हमारे वर्कशॉप का मकसद क्या था, आपको टेक्निकल टूल समझाना, वो टूल आपके लिए यूज करना जरूरी है, तो आपने गूगल कीप पर ही ये काम करना है। हर हर टॉपिक की अलग अलग नोट बनाओगे, इंट्रोडक्शन का अलग, प्रॉब्लम स्टेटमेंट का अलग, रिसर्च क्वेश्चन का अलग, आगे फिर आपका आगे डेलिमिटेशन का अलग हो गया। लिटरेचर रिव्यू का भी तुम बनाओ, 2.5 वाले खासतौर से 2.5 उसको बना के लाए कि लिटरेचर रिव्यू में हम क्या क्या लिख सकते हैं। सही है, जो मैंने बात की थी याद है, की एरियाज को आइडेंटिफाई करो, ट्रेंड क्या चल रहा है, कॉमन ग्राउंड्स क्या है, याद है, उसके बारे में लिख, कुछ ना कुछ तो लिटरेचर रिव्यू कर लिया ना, लिख के जरूर लाओ। तुम ब्रेनस्टॉर्मिंग उस दिन लेकर आओगे पॉइंट्स की फॉर्म में, तो आगे मैं तुम्हें बताऊंगा एआई की मदद से लिखना कैसे।
ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वक्त की कमी की वजह से, वरना मैं काम कल करवाता। अच्छा, आज भी हमें जाना है, कल भी मसला, वरना ये काम मैंने खुद अपने सामने करवाना था। अब आप लोग मुझसे कोऑपरेट करें। अगेन अगर ये काम नहीं करोगे तो एआई वाली वर्कशॉप हमारी, जो हमारा दिन है, लास्ट दिन होगा हमारा, वो जाया हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ब्रेनस्टॉर्मिंग के हवाले से कोई सवाल जहन में है? मैं एक दो स्क्रीनशॉट्स भी शेयर कर दूंगा, हमने कुछ क्लास में भी किए हैं, कुछ ऑनलाइन भी ब्रेनस्टॉर्मिंग की एग्जांपल्स मिल जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि उन एग्जांपल से भी समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। छोटा सा शॉर्ट सा पॉइंट होगा जो इसमें आ जाए। अभी तुम्हें फिल्टर भी नहीं करना, मतलब मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि अनुषा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव गलत है। मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग का है ना, बोलते थे कि नो जजमेंट जोन है। ठीक है, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, फिर आपकी अटेंडेंस लेनी मैंने।